जय हिंद, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तुम्हारी क्लासेस चल रही है पूरी डिटेल में, जो आपकी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आज हमारे क्लास 9 का ये तीसरा चैप्टर है। पॉलिटी की क्लास है ये आपकी, ठीक है। जो एनसीईआरटी के पूरा बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। हिंदी में पूरे वो लिखा रहेगा, पर जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैं इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति। चैप्टर का क्या नाम है आपका? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक। इलेक्टोरल्स पॉलिटिक्स, ठीक। ये आपके चैप्टर का नाम है, यानी चुनावी राजनीति। परिचय नॉर्मल पढ़ना है, जो आपके पुराने उसमें दिया गया है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है मेनली यहां से, चुनाव क्यों, वाई इलेक्शन, वाई इलेक्शन। चुनाव क्यों कराए जाते हैं, क्यों, क्या जरूरी है चुनाव कराना, हर चीज बारे में आज इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा डेमोक्रेसी क्या होती है ना, फिर उसके बाद आपने पढ़ा, फिर आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव क्यों कराए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये अखबार की एक प्रिंट दी है, हरियाणा की विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। आधी रात के बाद का समय था। उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ रहे हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख। गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं, जहां 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेके शुरू होकर रात को 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जिन नेताओं का एक काम होता है साहब, नेता चुने जाते हैं 5 साल के लिए, हमारा टर्म होता है। जब ये 6 मंथ बचने वाले होते हैं, तो इतनी रफ्तार के साथ आपकी योजनाएं निकालेंगे, इतनी रफ्तार के साथ चुनावी रैली करेंगे, क्योंकि इनको आगे 5 साल आराम फरमाने हैं, क्या। इसलिए ये हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 में से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनवाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यदि उनकी सरकार का पहला काम क्या होगा, लोग तब की सरकार से नाखुश थे, क्या थे, जब उस समय सरकार थी उससे नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए। इसीलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टी को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पर जीत मिली। लोकदल और अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें आई। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है ना किसी भी चुनाव में, तो अगर इलेक्शन में किसी को जीतना होता है तो हाफ प्लस वन होना चाहिए। जितनी सीट है उसका हाफ कर दो और उसका वन। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पास 90 सीट्स थे, 90 सीट्स को 2 से डिवाइड करते प्लस वन कर देते, यानी 45+1। जिसके पास भी ये आ गया सीट का आंकड़ा, उसी को जिता दिया जाता है, ठीक है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। तो जो राज्य में होता है ना, तो उसका कौन देखता है, राज्यपाल, जिसे हम कहते हैं गवर्नर, ठीक है। हर एक राज्य का अपना अपना गवर्नर होता है, ठीक है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह राज्य में आपकी गवर्नर होता है। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3
दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी यही कहलाती है कि कब कौन। देखो, आज हम आपको कहते हैं ना, हर कुत्ते का दिन आता है। ठीक है, नॉर्मल कहावत है कि हर कुत्ते का दिन आता है। तो कभी कोई पार्टी जीत रही, कभी कोई पार्टी। इसीलिए समय सबसे बड़ा बलवान है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है बलवान? समय। आज आपका दिन है तो कल हमारा दिन होगा। आज हमारा दिन है तो कल आपका दिन है। इसलिए पेशेंस रखिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, बस हो गया। देखिए, जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है और कौन गलत है? चुनाव से सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकते हैं क्या? ये आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये नॉर्मल आप पढ़िएगा और बताइएगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। चुनाव की जरूरत क्यों है? वाई। चुनाव की जरूरत क्यों है भैया? चुनाव ना हो तो क्या कुछ हो जाएगा क्या? वाई डू वी नीड इलेक्शन? वाई डू वी नीड इलेक्शन? तो चुनाव की जरूरत क्यों है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। किसी भी, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पास कोई एक टर्म होता है। जैसे हमारे यहाँ का टर्म कितने ईयर का है? 5 ईयर्स का। 5 ईयर का विधानसभा में होगा, 5 ईयर का लोकसभा में होगा। ठीक है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहां भी चुनाव होते हैं। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसले करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। क्या चुनाव के बिना भी लोकतंत्र ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है, आप सोचिएगा। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर किया जाता है। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं है? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुने सकें, और अगर इस इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। ठीक है, इस व्यवस्था का नाम ही चुनाव होता है। तो मतलब जब हमारा मूड हुआ तो भैया हम आपको 5 साल के लिए बना रहे हैं, अगर आप काम धंधा नहीं करेंगे तो हम आपको 5 साल बाद हटा देंगे, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, इसीलिए हमारे समय की में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत माना जाता है। चुनाव के मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, जैसे कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी का भी क्या कर सकते हैं? चुनाव। जैसे हर एक का सबका एजेंडा होता है। जैसे इस बार 2024 का चुनाव जैसे हुआ अभी, बीजेपी का एजेंडा था कुछ, राम मंदिर तो 2019 वाला एजेंडा था। ठीक है, 2019 का चुनाव लड़ा गया क्या कि राम मंदिर बनवाएंगे। 2020 का चुनाव किस लिए लड़ा गया पता नहीं। एक डायरेक्ट वो चल रही थी कि कांग्रेस वाले बोल रहे थे ये डिक्टेटरशिप होने वाला है, और यहाँ बोल रहे थे कि नहीं हम आप पूरे लाएंगे तो संविधान में चेंज करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह, मुसलमान आपके मंदिर तोड़ने वाले हैं। उसी चीज को लेके लड़ा गया। इसीलिए इस बार का चुनाव देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। फिर देखते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या
What makes an election critic? ठीक है। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? चुनाव कई तरह के हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने हैं? हम अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए वहां सीखें, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। ठीक है, मतलब वन वोट वन वैल्यू। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्ष में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। अब आते हैं, ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक ऐसे देश हैं जहां चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? इट इज गुड। क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताई, आपको मेन जो हेडिंग्स है, जो मेन वर्ड्स है, उसकी इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों पता चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी भी अच्छी आनी चाहिए और इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि आप भारत देश में रह रहे हैं तो आपको हिंदी तो आनी चाहिए भैया, और आप भारत देश में ही रह रहे हैं तो फिर इंग्लिश भी थोड़ी बहुत, अगर ऑफिसर वगैरह बनेंगे तो आपको इंग्लिश भी तो आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए दोनों पढ़िए आप। इट इज गुड टू हैव द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप में ले सकती है। सबसे स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसे कहते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी से हो जाएंगे। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग अपने नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, जैसे कि कांग्रेस वाले बीजेपी को लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप से यह व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं।
संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल ही ना बैठे। ऐसे में हम ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका को राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वाले को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन कर सकता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। ठीक है, चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबलों का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सॉरी, अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मतमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देखो, चुनाव कराना इसीलिए जरूरी है कि मान लो कोई भी पार्टी सिर्फ अपना पैसा ले रही है, सब पूरे ठेकेदारों से ले रही है, चारों तरफ से पैसा लेती जा रही है, जनता के लिए कोई सेवा नहीं कर रही है, 5 साल बैठी है। फिर ठीक है ना, आप 5 साल बैठे रहो, वहां पर आपको हम सत्ता से हटा देंगे जीवन काल के लिए। इसीलिए क्या करते हैं जो राजनेता लोग होते हैं तो काम नहीं करते, लेकिन जब चुनाव के 6 महीने होते हैं कम से कम 6 महीने तो काम करते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन होना भी बंद हो जाए ना, यहाँ काम ही करना बंद हो जाए, सिर्फ वो पैसा तोड़े बस हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। जो चुनाव होते हैं ना उसकी लिए प्रणाली होती है, वो क्या होती है? व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव की हमारी प्रणाली क्या होती, कैसे हम चुनाव करते हैं। ठीक है, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? ये क्वेश्चन मार्क है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत के चुनाव किस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जैसे कि एक सेंटर में आपका लोकसभा होता है, चलिए थोड़ी सी बता देते हैं। जैसे सेंटर में आपका होता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्रेसिडेंट, एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। ठीक है, तो डायरेक्ट चुनाव जनता का करता है ये हर 5 साल बाद, इसी से चुनकर आपके कौन बनते हैं? आपके पीएम होंगे। ठीक है, और एक होता है आपका स्टेट का। स्टेट में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, लेकिन विधान परिषद टोटल 6 स्टेट में है हमारे। कितने स्टेट में? 6, जिसमें से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना। विधानसभा सभी सभी जितने भी स्टेट है सब में। तो विधानसभा का जो चुनाव होता है इससे कौन चुनकर आता है? आपके सीएम चुनकर। ठीक है, ये भी हर 5 साल में होता है। ठीक, 5 साल। हाँ, 5 सालों के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के खाली हुआ
होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी जो आपका वो आपका जो आम चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन, उसके बारे में हम जानेंगे। कौन सा इलेक्शन? जनरल इलेक्शन। इसे हम आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शन यानी जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया, फिर उसके बाद होने वाले चुनाव। फिर देखते हैं कि चुनाव क्षेत्र यानी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी किसे कहते हैं? इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया था, 90 विधायकों का। संभव है कि आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम हो, ठीक है, होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, ठीक है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 543 सीट्स आपके पूरे भारत में है किसकी? लोकसभा की। उसमें से अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इसकी सीट टोटल 29 है, ठीक है। अगर जिसको जीतना होगा तो इसको क्या करना है? हाफ प्लस वन, जिसकी सीट आ गई उसको चुनाव बन जाएगा। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है, वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, सबका चुनाव का क्या होता है? मूल्य एक होता है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र, जैसे ये आपके पूरी कंट्री का हो गया ना, उसी तरह हर एक स्टेट में क्या होता है? विधानसभा होती है। जैसे हम एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी में आपकी कितनी है? 230 सीट्स हैं, ठीक है। इसी के जो जो यहाँ चुनाव लड़ते हैं वही क्या बनता है? आपका विधायक, जिसे कहते हैं एमएलए, ठीक है। हाँ, पंचायतों और नगर पालिकों के चुनावों में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत में कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड में पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल की में हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोक दल की 60 सीटें जीती। जैसे कि बता दें, आपने बताया ना, जैसे कि आपके जो एमपी का ही ले लेते हैं। एमपी में मान लीजिए कि 230 सीटें हैं, तो मतलब हर एक बंदा खड़ा है एक सीट में। एक एक क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र के जैसे आपके मान लो इंदौर में 4 हैं, क्या? जैसे आपके मान लो रीवा में, ठीक है, रीवा में 9 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें। जैसे त्योथर मनिगमा ये सब हुआ करती थी, अब तो मऊगंज अलग से बन गया। इस तरह से बोला गया है, हर एक सीट का अपना अपना होता है। फिर आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। जैसे एक होता है रिजर्वेशन वाला, इसमें क्या होगा? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। रिजर्व में होता है आपकी एसटी एससी वालों को रिजर्व रहता है, ठीक है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोगों को लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद विधानसभा में हमारी आबादी के बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण है कि कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति
लोगों के लिए, कुछ मतलब एससी के लिए आरक्षित है तो कुछ एसटी के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ पर सीट इन्हीं की आएगी। ठीक है, इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र का चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें आपके अनुसूचित जनजाति, जैसे लोकसभा का चुनाव ना 543 सीट्स हैं टोटल, इसमें से कि आपके एससी के लिए और आपके एसटी के लिए। ठीक है, तो एससी के लिए आपके 84 है, तो एससी के लिए आपकी 47 सीट्स के यहाँ रिजर्व। ठीक है, कि मतलब यहाँ से लड़ेंगे 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार, ये आपको बता रहे हैं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्सा के अनुपात में हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिकों और नगर निगमों, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय जो आपकी ग्रामीण शहर, ये देख लीजिए, उसके पहले ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आपका 543 सीटें, सामान्य आपके 412 सीटें और आरक्षित आपकी 84, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति यानी एससी, और ये आपका एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, सामान्य के लिए 412 सीटें, डायरेक्ट पूछता है चुनाव, ये देख सकते हैं आप अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में 25 निर्वाचन क्षेत्र हैं, डायरेक्ट ये पूछता है कि आंध्र प्रदेश में कितने सीट्स है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश का ही होगा, ये मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं टोटल। ठीक है, ये आपका नॉर्मल डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाती है। जैसे अभी अभी चुनाव आया जिसमें से 33% आपको किसका दिया जाएगा, पूरे निर्वाचित क्षेत्र में आपके महिलाएं के लिए आरक्षित किया गया है। मतदाता सूची क्या होती है, एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान इलेक्शन की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में वोटर लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपकी वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, अगर आपका नाम नहीं है तो अगर आप 18+ हैं तो आप जुड़वा सकते हैं। ठीक है, हमारे देश की ये कैटेगरी है, अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। सॉरी, पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों से में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा है लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में से सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं सबके लिए समान अधिकार है। ठीक है, जब वोटिंग डालेंगे ना तो कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, चाहे वो एक मजदूर हो चाहे एक बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो, चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, क्यों उसका भी वोट के कितनी होगी, एक ही वोट दे सकता है। ठीक है, वैल्यू एक ही होगी। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिकों की जाति धर्म लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। हम लोग जात पात से ये भेदभाव नहीं करते कि आप इस जात के हैं वो हैं तो आपका कम, नहीं। अब चाहे जिस रूप में ST SC OBC चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका वोट आप डाल सकते हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोग को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थिति में ही हो सकता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। इसीलिए हर चुनाव में पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके के बाहर चले जाते हैं या जिनकी
मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। ऐसे मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने को कोशिश की है। वो वोट वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाले। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। जैसे कि आपके पास एक रसीद दे दी जाएगी, आप जब वोटर लिस्ट से आपको काट के आपके पास एक वोटर आईडी होनी चाहिए, ठीक है। के साथ साथ आप वही हैं, ये पहचान पत्र के लिए कुछ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये वगैरह आपके होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन, नामांकन ये कैसे होता है आपके, ये इसके बारे में चलिए जानते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, जो लड़ना चाहते हैं उसके लिए उनको नॉमिनेशन करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, ठीक है। जो कोई भी मतदाता है वो उम्मीदवार हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25। मतलब 18 वर्ष प्लस आप तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपके 25 साल के होने चाहिए। उम्मीदवार बनने में भी ये होता है, आपका निर्वाचन नामावली इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वोटर लिस्ट में इस तरह से आपके नाम होगा, ठीक है। ये सुनील कुमार, ये इनका नाम, ये पूरे से आपको काट के ऐसे रसीद दे दी जाएगी, आप जाके वापस वोट डाल सकते हैं। इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है, इस तरह से आपको पर्ची काट के दी जाती है, ठीक है। निर्वाचक नामावली इस तरह से आप भर सकते हैं। नॉमिनेशन का फॉर्म आप देख सकते हैं, निर्वाचक नाम बिहार का है, ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चुनाव होता है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल अभी तक जो पढ़े उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि चुनाव कैसे कैसे होते हैं। चुनाव के इलेक्शन, इलेक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्शन हमारे देश में दो तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तीन, एक होता है सेंटर लेवल का, एक होता है स्टेट लेवल का, एक होता है आपका ग्राम पंचायत लेवल का, पंचायत लेवल का। सेंटर लेवल में हम लोकसभा बस को वोट देते हैं, स्टेट लेवल में विधानसभा बस को वोट देते हैं, लेकिन ग्राम में आपको सरपंच के लिए ग्राम पंचायत जो होती है, एक सरपंच का चुनाव होता है, फिर एक ब्लॉक स्तर पर होता है, फिर एक आपका जिला में, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, और ये तीन लेवल ट्राई, इसीलिए टायर टायर पंचायत कहा जाता है, ठीक, जिसमें हम डायरेक्ट वोट देते हैं। उसके अलावा हम डायरेक्ट वोट किसी को भी नहीं देते, ना प्रेसिडेंट को देते हैं ना आपके और किसी का, ठीक। फिर अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, टिकट मिल गया भैया, बीजेपी से टिकट मिला आपको, कांग्रेस से मिला, किससे मिला। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू कर दी है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरों के देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है कि प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों के संपत्ति, देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता बतानी पड़ती है कि भैया आप पढ़े लिखे हो, क्या हो, कैसे, आपके पास कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। इस सूचना को सार्वजनिक किया जाता है चाहिए जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का, भारत के चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए, इनकी सही जोड़ी बनाइए। आप डायरेक्ट सही जोड़ी बना लीजिए। कौन कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि, खुली राजनीतिक प्रतिनिधि, एक मत एक बोल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब है आपका, 18 वर्ष या उसके ऊपर हो जाए। कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधि, हर चुनाव में लगभग बराबर मतदान होता है, ठीक है। तो ये पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और उस सीटी का आरक्षण जो होता है कमजोर वर्गों के लिए ये किया गया है, ठीक। हाँ,
फिर देखते हैं उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता अगर आपको चुनाव लड़ना है तो ये डायरेक्ट होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास कॉपी पेन में ये डायरेक्ट आपको लिखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पद के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। सही बात है। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी। इसी प्रकार विधायक या संसद की सबसे बड़ी योग्यता यह नहीं कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे ये काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र के मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया जाए तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। फिर देखते हैं चुनाव अभियान। जब आपने देखा होगा ना, एकदम बहुत तेजी के साथ चुनाव अभियान स्टार्ट हो जाते हैं। चलो भैया, अब चुनाव अभियान में लड़ जाओ। सब लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं। जब चुनाव आने वाला होता है तो देखते हैं आप कितनी ज्यादा पार्टियां वोट अपना सब कुछ लगा के वादे करते रहती हैं, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, फिर उसके बाद गायब हो जाती है, ठीक है। और कुछ मूर्ख लोग उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधित्व, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसीलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश के उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान के तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरों और बहसें भी होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीने पहले इसकी तैयारी में हो जाते हैं, ठीक है। और चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दे पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपने पार्टियों के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। भैया हम आपको ये देंगे, आप हमको वोट देना। और विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। जैसे इंदिरा गांधी ने नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पार्टी के वादा किया गया कि सर्व सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश की गरीबी हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकालीन के दौरान हुए जाति और को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने के लिए वादा किया था। जयप्रकाश नारायण। फिर वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया गया था। सोच बताइए। फिर 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया गया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी सब काम नहीं कर सकती। जैसे मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। अगर आप मान लो मतदाता है, उसको पैसा दे रहे हो ना, प्रलोभन दे रहे, भैया ये करो, अगर पता चला ना तो आपको इलेक्शन कमीशन जो होते हैं ना, डायरेक्ट आपका निर्वाचन पूरा वो रद्द कर देंगे चुनावी। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना जो कि वंचित है, लेकिन जो हमारे देश में कहते हैं जो चीज यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं थूकते हैं।
चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना तब होता है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, इससे कहीं ज्यादा करोड़ों में खर्चे होते हैं भैया। सरपंची में इतना खर्चा हो जाता है 25 लाख 10 लाख, ये तो विधानसभा के चुनाव की बात आप कर रहे हैं, 10 लाख नहीं होना चाहिए, कहीं ज्यादा खर्चे होते हैं। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता, आपको पता है आचार संहिता क्या होती है? इस अगर आपको आचार संहिता के बारे में एक भी जानकारी नहीं है तो आप कहाँ जाइए, हमारे चैनल में, वहां डालिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बारे में पूरा डिटेल हम बताएं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है पूरा डिटेल आप देख सकते। कोई भी स्वीकार किया जाता है इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही, जैसे चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन या विमान के अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करना, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। फिर मतदान और मत गणना, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, चुनाव का आखिरी चरण है। मतदाताओं द्वारा वोट देना, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, कहते हैं मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदाता केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र में उस अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदान एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। लेकिन अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, जो ईवीएम है, जो बहुत गाली खाई है बेचारी ने, पर इस बार पहला चुनाव हुआ लोकसभा के जिसको गाली नहीं दी, ने बहुत गाली खाई थी। ठीक, ईवीएम मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। इसकी क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ी। भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 लोकसभा में चुनाव पर ही सरकार करीब 3500 करोड़ खर्च की। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 के करीब खर्च हुए। ठीक है, पार्टियों और उम्मीदवारों के चुनाव में सरकार से भी ज्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार पार्टियों उम्मीदवारों का कुल खर्च 30,000 करोड़ हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और
मुल्क हर 5 साल चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3,000 करोड़ है। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंगल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानित इस पर 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनाव में महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाए रखें और कक्षा में चर्चा करें या कमेंट करें। क्या? अब देखते हैं अगला। अगला क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? अब अगला अगला टर्म आपका क्या है कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हमारे इंडिया क्या दिखे? डेमोक्रेटिक दिखे। ठीक है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? क्यों लोकतांत्रिक है भैया बताइए, अगर आपको पता है तो। व्हाट मेक्स मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है, जैसे मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की है। मतदाता के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराने की, फर्जी मतदान करना है। ये सब क्या है आपकी, ये देखते रहते हैं। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखते हुए हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियां इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नाकाम नकार दें। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाए तो यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीत कर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करें। स्वतंत्र चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जैसे चुनाव आयोग का एक क्या होता है आपका, इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, हर एक चुनाव वही कराता है आपका चुनाव। इंडिपेंडेंट इलेक्शन वही आपकी तारीख वगैरह सब कुछ घोषणा करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है इसके? राजीव कुमार साहब। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं तो यह नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभावी बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आजादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन की कौन नियुक्ति करते हैं? आपके डायरेक्ट होता है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता। कौन कर नियुक्ति? राष्ट्रपति। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहल पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट, और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को पार्टियों से सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन
काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्र पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश को मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। जैसे चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की बिहार के चुनाव में, ये आप नॉर्मल न्यूज में आप देख सकते हैं। सुर्खियां, चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, चुनाव की प्रक्रिया गुणवत्ता को जांचने और एक और तरीका यह देखना है कि इनमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इनमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनावों में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। जैसे पहला, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में या तो स्थिर रहा या ऊपर गया है। जैसे ये देख सकते हैं, ये चुनाव का वर्ष, ये नॉर्मल आप देख सकते हैं। मतदाता का प्रतिशत जैसे ये बढ़ता जा रहा है, ये अपने भारत का बढ़ता जा रहा है, और ये ब्रिटेन का ये घटता जा रहा है, ठीक है। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीका मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ऊंची पिछड़ी अनुसूचित जनजातियां, गोरे, श्वेत, और ये सब लोग, ये भारत की स्थिति है। ये आपकी है, जैसे भारत में ऊंचे लोग कम दे रहे हैं, पिछड़े लोग उससे ज्यादा, अनुसूचित जनजाति वाले ज्यादा वोट देते हैं, ठीक है। तीसरा, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है, और जो रियल में इससे फर्क पड़ता है, ये लोगों को फर्क नहीं पड़ता। चुनाव कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं, और पता ही नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 में चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह से भागीदारी की। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बनाया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था, ठीक है। भारत में चुनाव संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाली प्रतिशत, ये देखिए 1990, ये 2004 में 32 लोग, ठीक है। हाँ, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, जैसे जो हमारे नतीजे आते हैं ना, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, क्या है, ऑफ इलेक्शन आउटकम। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजे को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से दो में शासक पार्टियां हारी ही हैं। अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं।
खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम बात है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजे को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती। इसी तरह कोई हारा कोई जीता, पर स्वीकार करना होता है, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। इस बातों से हम इस सरल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्रों पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर यह गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस समान नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं, और यही चीजें भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज्यादा गंभीर मामलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीजें जानकर फैसला करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई समान नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने की बड़ी पार्टियों से टिकट पाने का सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवार का जोर है, उनके रिश्तेदारी आसानी से टिक, जैसे आपकी लालू की पार्टी हो गई है ना, यादव पार्टी हो गई, कांग्रेस की पार्टी अभी तक चल रही थी, ये तक कि बाप बेटा नाती पंथी ये सब होने लगते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह से कई परेशानियां उठानी पड़ती है। ये चुनौती भारत की ही नहीं, कई स्थापित लोकतंत्र की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीजें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रहती है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इस चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? इस तरह से ये पूरी की पूरी आपकी चैप्टर 7 खत्म। ये यानी चुनाव के बारे में बताया हमने, कैसे चुनाव लड़ते हैं, कौन चुनाव लड़ सकता है ना, कैसे इसकी गणना की जाती है, कौन कौन चुनाव करवाता है, चुनाव में कौन कौन सी धांधली होती है, ये पूरा इस चैप्टर में आपने पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। खूब मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और बस हैप्पी जीते रहिए, खुशहाल बढ़िया। क्योंकि जीवन में कब कौन क्या कैसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है।